जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन समझेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकिल्स के अंदर हमारा जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है उसका क्या क्या रिजल्ट निकला। देखो, हमारे जो स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन पाया जाता है। स्ट्रेन की वजह से वो क्या चाहते हैं, स्टेबलाइज्ड होना चाहते हैं। और केमिस्ट्री में जो भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल है वो बिल्कुल स्टेबलाइज्ड होना चाहेगा, और स्टेबलाइज्ड होने के लिए वो कोई ना कोई रिएक्शन करेगा। इसलिए ये वाले जो स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकिल्स होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें स्ट्रेन मौजूद होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन को देखने के लिए, कुछ विजुअलाइज करने के लिए कुछ हमारे पास फिनोमिनाज होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ते हैं IR स्पेक्ट्रा। ठीक है, सेकंड पे हम पढ़ते हैं NMR स्पेक्ट्रा, थर्ड पे हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, फोर्थ पे हम पढ़ते हैं बेसिसिटी, और फिफ्थ पे हम पढ़ते हैं पायरामिडल इन्वर्जन। ठीक है, तो देखो, ड्यू टू बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकिल्स कंपाउंड आर द मोर रिएक्टिव एंड द लेस स्टेबल एंड शो वन रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ठीक है, तो देखो, ये बेसिसिटी और पायरामिडल इन्वर्जन है, ये हम नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में चेक करेंगे। कॉन्जुगेटिव इफेक्ट NMR स्पेक्ट्रा और IR स्पेक्ट्रा, ये मोस्टली तीनों कंपाउंड्स, यानी आपके पास जो एजीरीन है उसके अंदर भी मिलेगा, एजिटिडीन है उसमें भी मिलेगा, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, थाइटेन या फिर थायरीन, सब में मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दो पॉइंट है, बेसिसिटी और पायरामिडल इन्वर्जन, इनको हम दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर अपन ये तीनों डिस्कस करने वाले हैं, IR स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा और कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। ये थ्योरी है, थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा समझेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बेसिक चीज़ें आएगी, उनको हम समझना जरूरी होता है। देखो क्या होता है, आपके पास में जो रिंग होती है वो, जैसे मैं ये वाली बना रहा हूँ। ठीक है, एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ रिंग का। ये जैसे आपके पास में रफली डायग्राम है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? इसके अंदर वाला जो एंगल होता है इसको हम थीटा बोलते हैं, और ये वाला जो एंगल होता है इसको हम फाई बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? इसमें एक तो आपको रिंग दिख रही है, ठीक है जी, और क्या दिख रहा है? एक आपको कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है जी। ये जो कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड एंगल है इसका खुद का एक पर्सनल बॉन्ड एंगल जिसको अपन फाई से डिनोट कर रहे हैं, और एक जो रिंग है उसका खुद का पर्सनल बॉन्ड एंगल जिसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। और बेयर ने क्या बताया? बेयर ने बताया कि देखो भाई, बात ऐसी है, जैसे जैसे ये जो थीटा है इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी वैसे वैसे फाई की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे क्या होगा, फाई की वैल्यू इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। जैसे सपोज दैट ये रिंग कुछ इस प्रकार की है, इधर भी एक बॉन्ड एज्यूम करो आप। इस रिंग का एंगल मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है, इस रिंग का मैं एंगल कम कर रहा हूँ। जैसे ये रिंग है, इस रिंग का मैं एंगल कम कर रहा हूँ। कम करने पर क्या हुआ? देखो, कम करने पर क्या हुआ, इसके बाहर की तरफ जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इनका एंगल बढ़ जाता है। इनका एंगल बढ़ जाता है क्योंकि इनको स्पेस मिल गया, क्योंकि अंदर वाली रिंग छोटी हो गई, ये बाहर वाले फैल जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या बोल रहा है उसने, रिंग में देखना, रिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये रिंग के अंदर थीटा की वैल्यू डिक्रीज हुई, तो कार्बन हाइड्रोजन वाले का जो बॉन्ड एंगल है फाई, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई। अच्छा जी, हमने माना। अब जो बॉन्ड एंगल होता है, ये आपका बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के। ठीक है जी, परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर SP में होते हैं, उसके बाद SP2 में होते हैं, और फिर SP3 में होते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे मजबूत बॉन्ड भी किसका होगा? SP वाले का होगा, फिर SP2 वाले का होगा, और फिर SP3 वाले का होगा। अच्छा जी, तो परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें तो डायरेक्टली बॉन्ड एंगल के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर थीटा डिक्रीज हो रहा है तो 100% है। यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर की बात करें रिंग में, वो डिक्रीज हुएंगे, रिंग में परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। जबकि बाहर वाले बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर भी बढ़ गए होंगे। अच्छा, और परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? परसेंटेज पी करेक्टर के। यानी किसी कंपाउंड में अगर परसेंटेज एस करेक्टर का मान ज़्यादा बढ़ रहा है तो 100% उसमें परसेंटेज पी की वैल्यू कम हो रही होगी। क्योंकि जैसे आप SP से SP2 SP3 की तरफ जा रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल रहा है कि इस परसेंटेज एस करेक्टर SP3 के अंदर कितने रह जाते हैं? 33.33 लगभग लगभग इतना ही रहता है, और पी के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर सपोज दैट यहाँ पर मैं SP4 और लगाऊं, तो SP4 लगाने से क्या होगा, यहाँ पर S के परसेंटेज करेक्टर आएंगे 20, और P के जो परसेंटेज करेक्टर आएंगे वो आएंगे 80। ओहो ओहो ओहो। और SP3 में क्या हो रहा है? SP3 में आपको बता दिया कि क्या सिस्टम हो रहा है। तो इन्हें इधर जाने पर परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, लेकिन परसेंटेज पी करेक्टर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो इन्हें परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हुए तो 100% परसेंटेज पी करेक्टर इंक्रीज हुए, और यहाँ पर क्या हुआ का परसेंटेज पी करेक्टर डिक्रीज हुए होंगे। अच्छा जी, चौथा, ये देखो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। मैं मेन टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ, आपके IR स्पेक्ट्रा वाले पे। चौथा वाला बोलता है भैया स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी निकालो इसकी। क्या निकालो? स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। अब स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी में आपको बताता हूँ क्या होता है।
एक एटम दूसरे एटम को कितना टाइटली अट्रैक्ट कर रखा है वो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है। अब बताओ रे, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी या इसकी? तो सिंपल सी बात है, जिसका बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एटम के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो sp वाले की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, जबकि sp3 और sp4 के अंदर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। यानी सिंपल मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी किसके प्रोपोर्शनल चल रही है? परसेंटेज एस करेक्टर, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ा तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ी। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर घट रहा है तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी घटेगी, जबकि यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। अच्छा जी, ये वाली बात भी हमारे समझ में आ गई। पांचवा कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। तो भैया बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये तो बताइए। अच्छा देखो, इसके अंदर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन देखते हैं। एक बात बताओ, ये बॉन्ड एंगल स्ट्रेन को बेयर स्ट्रेन भी बोलते हैं, और हमको पता है आइडेंटिकल वैल्यू sp3 की कितनी होती है? 109 डिग्री 28 मिनट होती है। ठीक है, हाँ पीछे वाले के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, पीछे वाले कंपाउंड में एक फॉर्मूला लिखवाया था बॉन्ड एंगल डेविएशन का, उसको 109 डिग्री 5 करवाया था, उसको 109 डिग्री 8 मिनट कर लेना, क्योंकि आइडेंटिकल वैल्यू होती है sp3 की 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो आइडेंटिकल वैल्यू बेयर ने बताई 109 डिग्री 28 मिनट होती है। अच्छा जी, हमने माना। जैसे जैसे हम कम हो रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं, तो बेयर ने क्या बताया, जैसे आप आए 109 से 108 के ऊपर, आप आए 90 के ऊपर, आप आए 60 के ऊपर, आप आए 50 के ऊपर, तो मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ से कि जैसे ही आप इस तरफ की तरफ आ रहे हो तो यहाँ पर स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। देखो देखो, ये 3 मेंबर्ड रिंग का बॉन्ड एंगल है, ये 4 मेंबर्ड रिंग का बॉन्ड एंगल है, और ये 5 मेंबर्ड रिंग का बॉन्ड एंगल है। अच्छा जी, हम समझ गए। समझ गए तो बताओ, यहाँ से आप इधर की तरफ आ रहे हो तो क्या स्ट्रेन क्या बढ़ रहा है? स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बताओ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा घटेगा, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा घटेगा। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर थीटा डिक्रीज हो रहा है, यानी अंदर वाला एंगल कम हो रहा है, यानी हम इस तरफ आ रहे हैं तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। अच्छा जी, हाँ जी। तो उसके अंदर क्या होगा? अब आपके दिमाग में आइडिया आया कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन घट जाएगा। लेकिन मेरे भाई, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बेयर स्ट्रेन थ्योरी ओनली साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये असाइक्लिक कंपाउंड है। सोचो सोचो सोचो, ये वाला एक पर्टिकुलर पार्ट है, ये एक साइक्लिक रिंग है, जबकि ये थोड़ी ना साइक्लिक रिंग है, ये बाहर वाले थोड़ी ना नुन्नू मुन्नू साइक्लिक रिंग है, ये साइक्लिक रिंग नहीं है। तो यहाँ पर तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है ही नहीं। यहाँ से ही कंसेप्ट निकाला है आईआर स्पेक्ट्रा का। इसलिए बोला गया कि अब आपने क्या दिमाग लगाया कि बॉन्ड एंगल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है किसके किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है, वो सॉरी, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है किसके? परसेंटेज कैरेक्टर के। क्योंकि आप क्या देख रहे हो, परसेंटेज कैरेक्टर घट रहा है घट रहा है घट रहा है, तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ से कंसेप्ट नहीं निकलता है। कंसेप्ट निकलेगा आपका, जो कंसेप्ट जो निकाले हो ना आपने, जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज कैरेक्टर के, ये कंसेप्ट ओनली रिंग के अंदर एप्लीकेबल होगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आईआर स्पेक्ट्रम, और आईआर स्पेक्ट्रम में हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। तो रिंग के परसेंटेज एस करेक्टर ना देखकर कार्बन हाइड्रोजन वाली स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के परसेंटेज एस करेक्टर चेक करो, तो आपने क्या देखा कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इंक्रीज हुआ। तो क्या हुआ? परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जरूर लिखना, ये जरूर लिख कर आना है वहाँ पर, या फिर पहले लिखो ना, परसेंटेज एस करेक्टर को छोड़ो, इसको लिखना, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन जैसे जैसे बढ़ा तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या लिखना है? स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी इंक्रीजेज, ये भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, ये इंक्रीज हो रही है, तो बताओ परसेंटेज एस करेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परसेंटेज एस करेक्टर भी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन किसका इंक्रीज हो रहा है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ही बंदा कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि आप बोलोगे बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बढ़ रहा है तो इसमें 100% घटेगा। अरे गधे, ऐसा एक लिखा है, ऐसा एक लिखा है, ऐसा एक लिखा है, इसको छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी चीज़ आई कि बॉन्ड एंगल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और प्रोपोर्शनल होता है किसके? परसेंटेज एस करेक्टर के। अच्छा जी, हाँ जी। और
इसी से निकालो दूसरी चीज़ कि इधर जाने पर स्ट्रेन बढ़ रहा है तो 100% इधर जाने पर स्ट्रेन घट रहा होगा, इधर जाने पर स्ट्रेन घट रहा होगा। यानी हम 60 से जब 90 पे जाएंगे और 90 से जब 108 पे जाएंगे तो यानी 3 से 4 में, 4 से 5 में जाएंगे तो स्ट्रेन की वैल्यू 100% घट जाएगी। तो बेटे जब स्ट्रेन घटेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी भी घट जाएगी ना, और स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी घट गई तो परसेंटेज कैरेक्टर भी बढ़ गए। लेकिन किसके घटे हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के। रिंग की चर्चा नहीं हो रही है। रिंग का हमने सिर्फ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, बेयर स्ट्रेन को उठाया है, लेकिन चर्चाएं हम भार वालों की कर रहे हैं, चर्चाएं हम भार वालों की कर रहे हैं। ठीक है, हमने तो यहाँ से रिंग में से तो एक आइटम उठाया है, बेयर को, स्ट्रेन को उठाया है, और चर्चा हम भार वाले से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को अब हम समझते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, इधर जाने पर क्या हो रहा है? स्ट्रेन घट रहा है, यानी 100% स्ट्रेन घट रहा है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। इसलिए बेटे जब आप 3 मेंबर्ड रिंग से 4 मेंबर्ड रिंग में कूदोगे तो क्या होगा? अगर इसकी वैल्यू 3000 के लगभग है तो इसकी वैल्यू 2000 के लगभग ही आएगी, क्योंकि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन डिक्रीज, परसेंटेज एज कैरेक्टर डिक्रीज। समझो आईआर स्पेक्ट्रम को। देखो आईआर स्पेक्ट्रम, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन अफेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन एंड द कॉजेज रिलेटिवली लार्ज शिफ्ट टू द हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन अनस्ट्रेंड मॉलिक्यूल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आर लोअर। अनस्ट्रेंड जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, जबकि स्ट्रेंड मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हायर होती है। ठीक है, बट इन द स्ट्रेंड मॉलिक्यूल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मूव टू द हायर फ्रीक्वेंसी। कहाँ पर भाई? कितनी होती है भाई हायर फ्रीक्वेंसी? 3000 से लेकर 3080 सेंटीमीटर। अगर आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसके बिटवीन आ रही है, इसका मतलब है 100% स्ट्रेन प्रेजेंट है आपके कंपाउंड के अंदर। लेकिन कंपाउंड बेटा साइक्लिक होना जरूरी है। ठीक है, इन स्मॉल रिंग बॉन्ड एंगल आर डिक्रीज। अगर स्मॉल रिंग का बॉन्ड एंगल घटेगा, देखो 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 देखो, स्मॉल रिंग का बॉन्ड एंगल घटेगा, स्मॉल रिंग का बॉन्ड एंगल घटने पर क्या होगा? देन परसेंटेज एज कैरेक्टर ऑफ द CH बॉन्ड, अरे अरे मिल गया मिल गया मिल गया, ये रहा CH बॉन्ड आर इंक्रीजेज। ये इंक्रीज होगा, किसका इंक्रीज होगा? बाहर वाले चुन्नू का। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज एंड परसेंटेज एज कैरेक्टर आर इंक्रीजेज। देन ये 2 बार लिख गया भाई, ये 2 बार लिख गया, इसको काटो यहाँ से, ये चीज़ 2 बार लिख गई। ये लिख बोल रहा है कि स्मॉल रिंग का बॉन्ड एंगल घटेगा, घटने पर क्या होगा? परसेंटेज इस कैरेक्टर ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा, और बढ़ने पर क्या होगा? देन बॉन्ड आर शॉर्टर। और बढ़ने पर क्या होगा बेटे? ये वाला जो बॉन्ड है ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज इस कैरेक्टर बढ़ने पर हम इस sp की तरफ आ रहे हैं, और sp का तो वैसे ही बॉन्ड छोटा होता है, तो वैसे ही बॉन्ड छोटा हो जाएगा। एंड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजेज, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल दिया भैया, यहाँ से निकाल दिया एक और कंसेप्ट बढ़िया वाले। अब देखो बॉन्ड एंगल डिक्रीज इन रिंग, रिंग लिखा हुआ है, देखो देखो देखो, रिंग बॉन्ड एंगल स्ट्रेन रिंग का, यानी रिंग का बॉन्ड एंगल घट रहा है तो क्या होगा? परसेंटेज एज कैरेक्टर इंक्रीज होंगे और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। सुन लेना ढंग से, डिक्रीज लिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पर इंक्रीज लिखा हुआ है। अगर मैं इसी को घटा दूँ यहाँ पर, अगर बेटा इसको घटा दूँ और फिर इसको कंपेयर करूँ तो ये थोड़ी ना घट रहा है यार, ये थोड़ी ना घट रहा है। हमने बोला कि अगर मैं गलती से बॉन्ड एंगल स्ट्रेन घटा दूंगा, अगर मैं बॉन्ड एंगल स्ट्रेन घटा दूंगा, रिंग का बॉन्ड एंगल स्ट्रेन में घटा दूंगा, तो परसेंटेज एज कैरेक्टर किसके इंक्रीज होने वाले हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो ये बस यही चीज़ याद करने की चीज़ है कि भैया ये कीड़ा अंदर वाले के करता है और पूछता बाहर वाले के। ठीक है, तो रिंग साइज इंक्रीजेज देन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजेज। रिंग साइज बढ़ने पर क्या होती है? आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घट जाती है, मैंने बता चुका हूँ। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज कैरेक्टर के, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन की, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ द रिंग के। ठीक है, जैसे ही आप 3 मेंबर रिंग से 4 मेंबर रिंग में गए तो देखो 3047 से 2960 पहुंच गई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रिंग साइज बढ़ने पर क्या हुआ? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घट गई। लेकिन सर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में जाने पर क्या हुआ? देखो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाने पर देखो, आप देखो 3047 से 3052 पहुंच गई। ऐसा क्यों हुआ वो भी समझो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिल्कुल बिल्कुल आप टीप लिए हो बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपने टीपा है तो आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा। यहाँ पर 3047 था और यहाँ पर 3052 है। क्या हुआ है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आप चेक करोगे तो भैया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है नाइट्रोजन की तुलना में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर हमारी इंक्रीज होती है तो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ कूदने होगे तो भैया स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ कूदोगे तो भैया ऑक्सीजन की ज़्यादा है, सल्फर की कम हो गई, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी ना। ऑक्सीजन और सल्फर में देखोगे तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है और सल्फर की कम है, तो भैया सल्फर की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम आएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की ज़्यादा आएगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ थी।
अब हम देखते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा। देखो एनएमआर स्पेक्ट्रा क्या बोलता है, एनएमआर स्पेक्ट्रा बोलता है हमारा, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा। एनएमआर स्पेक्ट्रा बोलता है कि देखो भैया हम चेक करते हैं जे कपलिंग। अब चूंकि एनएमआर स्पेक्ट्रा कौन सा वाला बोलता है, तो बेटे ये बोलता है कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा। क्योंकि अगर आप 1H एनएमआर स्पेक्ट्रा निकालने जाओगे तो 1H एनएमआर स्पेक्ट्रा का जो डेल्टा स्केल होती है वो चलती है बेटे 0 से लेकर 15 ppm तक। अच्छा जी। और जबकि कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रो की जो डेल्टा स्केल है वो चलती है 0 से लेकर 250 ppm तक। तो और हमारे जो सिग्नल मिलते हैं छोटे छोटे चुनमुनों के, वो मिलते हैं 176 से लेकर 160 के बीच में। तो 160 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए 1H एनएमआर स्पेक्ट्रा इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। हम एनएमआर स्पेक्ट्रा को प्रीफर करेंगे, वो भी कौन सा, कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा। और ये क्या बोलता है कि भैया जैसे जैसे जे कपलिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे जे कपलिंग विल बी इंक्रीजेज देन परसेंटेज कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर मैं चेक करने जाऊँ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की वैल्यू, तो 100% इसमें परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा मिलेगा और इसमें परसेंटेज कैरेक्टर हमको कम मिलेगा। तो 100% ये भी है कि इसमें जे कपलिंग की वैल्यू, जो कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो कम मिलेगी और इसमें वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, बस। ठीक है। तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग कैन बी एविडेंस्ड बाय द 13 कार्बन हाइड्रोजन coupling constant in their NMR spectra. The coupling constant J will be increases than increasing of the percentages character in the carbon hydrogen bond. ठीक है, किसकी इंक्रीज हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 130 है, क्योंकि ये क्या है, असाइक्लिक मैनर है। सुन लेना, ये असाइक्लिक है। और असाइक्लिक और साइक्लिक में परसेंटेज कैरेक्टर साइक्लिक वाली में ज़्यादा होते हैं ड्यू टू स्ट्रेन, जो कि अपन पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए देखो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, जे कपलिंग की वैल्यू भी ज़्यादा है। और इसमें देखो 176 है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है मेरे भाई, डबल बॉन्ड आ चुका है। यहाँ पे सिंगल टोन मुड़ा है, यहाँ पे डबल है। ठीक है, डबल आ गए तो परसेंटेज कैरेक्टर भी इसमें ज़्यादा हो गए। देखो इन असाइक्लिक कंपाउंड जे वैल्यू आर लोअर कंपेयर टू द साइक्लिक कंपाउंड। असाइक्लिक और साइक्लिक में देखो जे वैल्यू लोअर है, परसेंटेज कैरेक्टर लो है, और साइक्लिक में जे वैल्यू हाई है, परसेंटेज कैरेक्टर हाई है। ये नॉर्मल इसका डाटा है और ये इसकी स्केल है, टेट या TMS है और 250 ppm तक जा रही है। इसका मतलब ये कौन सा स्पेक्ट्रा है, कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा है। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। देखो कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के अंदर अभी हमको वापस इसके ऊपर आ जाना है, इसी के ऊपर आ जाना है। एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, छोटी सी बात। इस वाले कार्बन को आप देख रहे हो, ये 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 4। 100% इसका संकरण sp3 होगा, 100%, 100 और 101% मैं बोल सकता हूँ इसका संकरण sp3 है, क्योंकि इसके 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो वो भी sp3 होगा। लेकिन एक और चीज़ देखो, अंदर की तरफ p करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब है आपका अंदर वाला जो कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, अंदर वाले की, थीटा वाले की, तो वो इसके अंदर परसेंटेज पी करेक्टर ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं sp3 से, समझाने के लिए बता रहा हूँ, sp3 से कहीं ना कहीं ये sp4 में जा रहा होगा, कहीं ना कहीं ये sp4 में जा रहा होगा। और बाहर वाले में देखो परसेंटेज करेक्टर बढ़ रहा है, तो ये 100% sp3 से sp2 में जा रहा होगा। तुमको लग रहा होगा sp4 तो होता ही नहीं है बेटे, समझाने के लिए लिखा है, समझाने के लिए, ताकि मैं शो कर सकूँ परसेंटेज पी करेक्टर अंदर वाले बॉन्ड के बढ़ रहे हैं और बाहर वाले का क्या हो रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है। तो परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने पर कंपाउंड आपका sp3 से sp2 में जा रहा है। और आपको पता है आप एल्कीन से पूछो एक बार जाकर कि तेरा हाइब्रिडाइजेशन कितना है रे, तो ये बोलेगी कि मेरे वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अच्छा, और इसको ने एक और चीज़ प्रूफ करी कि जिसमें भी sp2 होगा 100% डबल बॉन्ड शो करेगा, डबल बॉन्ड करेक्टर शो करेगा। और जब जब डबल बॉन्ड का करेक्टर शो होगा, तो आपका जो स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकिल को अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ जोड़ते हो तो वो कॉन्जुगेशन शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कॉन्जुगेशन शो करता है। और कॉन्जुगेशन शो करता है तो मेरे भाई लैम्बडा की एक वैल्यू होती है, वो कॉन्जुगेशन शो करेगा, तो कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो लैम्बडा बढ़ेगा। लेकिन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अब देखो हम sp3 से sp2 में चल गए हैं, यानी हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में चल गए हैं। तो बताओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ी या घटी, तो सिंपल सी बात है कि सिंगल बॉन्ड में हम यहाँ थे और डबल में हम यहाँ आ गए, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ट्रैक्शन बढ़ा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ी। तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अंदर वाले की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाती है। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम समझते हैं इसको,
समझते हैं हम इसको। देखो, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन आर रीहाइब्रिडाइज्ड फॉर द ऑफ स्मॉल रिंग, यानी बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या करता है, रीहाइब्रिडाइज करता है। मैंने आपको बताया sp3 से sp2 में गया, दैट इज रीहाइब्रिडाइजेशन। रिंग हेट्रोसाइकल्स दैट इज एटम्स गिविंग एडिशनल पी कैरेक्टर, क्या मिल रहा है, एटम क्या कर रहे हैं आपको, एडिशनल पी कैरेक्टर टू द ऑर्बिटल फॉर्मिंग रिंग बॉन्ड। हाँ, एक और चीज़ समझो, एक और चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको अच्छी सी, एक और चीज़ समझाता हूँ मैं आपको बढ़िया से। देखो यहाँ पर समझाता हूँ कि इस कार्बन के अंदर क्या हुआ होगा, एल्किन की बता रहा हूँ कि एल्किन में कुछ इस प्रकार का सिस्टम होता है मेरे भाई, कुछ इस प्रकार का। देखो इस प्रकार का सिस्टम होता है एल्किन वाले टावरों में, कुछ इस प्रकार का। यानी ये P और ये P, यानी ये कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। तो हमारी जो स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकिल, देखो आपको दिख रहा नहीं है, दिख रहा नहीं है, दिख रहा नहीं है, विजुलाइज नहीं हो रहा, लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं ऐसा हो सकता है। कैसे कि इस वाले कार्बन का भी संकरण कहीं ना कहीं sp2 जा रहा होगा और इस वाले का भी संकरण कहीं ना कहीं sp2 जा रहा होगा। तो 100% यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एडिशनल पी करेक्टर आ गए होंगे और एडिशनल पी करेक्टर आने से यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया होगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा। बस यही समझाना चाह रहा हूँ मैं। अब हम आप समझ जाओगे कि एडिशनल पी करेक्टर टू द ऑर्बिटल फॉर्मिंग रिंग बॉन्ड इंटरनल अंदर वाला sp3 से sp4 में एंड एक्सटर्नल बाहर वाला sp3 से sp2 में। थस द रिंग बॉन्ड बिहेव लाइक डबल बॉन्ड, इस प्रकार हमारी जो रिंग का बॉन्ड है वो किस प्रकार का बिहेव कर रहा है, लाइक डबल बॉन्ड। इफ स्मॉल रिंग इज कॉन्जुगेटेड विद द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देखो 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 ये स्मॉल रिंग है, इसको पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ में जोड़ दिया, तो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ जोड़ने पर क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देन कॉन्जुगेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्मॉल रिंग, तो कॉन्जुगेशन ट्रांसमिट हो जाता है, आर पार निकल जाता है थ्रू द रिंग के थ्रू। क्यों, द ट्रांसमिशन ऑफ द कॉन्जुगेशन कैन बी एविडेंस्ड बाय द, इसका जो प्रूफ मिला है वो क्या है यूवी और आईआर डाटा ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एडिशनल पी करेक्टर क्या हुए हैं हमारे, इसको मिले हैं इस वाले बॉन्ड को, क्यों मिले हैं, रीहाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। कॉन्जुगेशन इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई यूवी स्पेक्ट्रा में, लेकिन कॉन्जुगेशन इंक्रीज होने से क्या होता है, आपका जो ये जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाती है आईआर स्पेक्ट्रा के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है, इस वाली लाइन को समझा रहा हूँ, इस वाली लाइन को, इस आईआर वाली को, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है अब ये सिंगल नहीं रहा है, अब इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड के करेक्टर आ गए हैं। तो कभी ये डबल बॉन्ड सिंगल में जाएगा, कभी ये सिंगल बॉन्ड डबल में जाएगा, लेकिन कॉन्जुगेशन प्रोसेस बोलती है कि ये डबल बॉन्ड बार बार सिंगल से डबल में आएगा। तो मेरे भाई जैसे जैसे कॉन्जुगेशन करता रहेगा तो डबल सिंगल में कन्वर्ट होगा, तो आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो घट जाएगी, क्योंकि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सिंगल की क्या होती है, कम होती है, डबल की ज़्यादा होती है। तो वैसे वापस डबल आएगा तो वापस बढ़ जाएगी, सिंगल आया घट जाएगी। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड मैं आपको चीज़ समझा चुका हूँ। ये देखो अंदर वाला थीटा ये sp3 से sp4 में जा रहा है ड्यू टू द परसेंटेज पी करेक्टर आर इंक्रीजेज इन द इंटरनल बॉन्ड, और यहाँ पर एक्सटर्नल बॉन्ड के क्या हो रहे हैं, परसेंटेजेस करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, sp3 से sp2 में जा रहा है। थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने पर सॉरी फाई की वैल्यू इंक्रीज हुई तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज हुई, थीटा इंक्रीज हुई तो फाई डिक्रीज हुई। चीज़ हो गया आपका काम खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ पायरामिडल इन्वर्जन। अभी के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।